बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं का पुनः स्वागत है। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आज हम रांगे राघव की जो रिपोर्टाज इन्होंने लिखा है अदम्य जीवन, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व रांगे राघव के जो परिचय है, रांगे राघव का जो परिचय है वह देना चाहूँगी बड़े संक्षेप में। इनका जन्म 1923 में और देहावसान 1962 बहुत ही अल्प आयु में हो गया। इनकी माँ कन्नड़ और पिता तमिल थे, लेकिन इनकी शिक्षा आगरा में हुई और अधिकांश समय वे आगरा में ही रहे। अंतिम वर्षों में जयपुर में आकर बसे थे। सन 1942 से 1961 तक ये बराबर लिखते रहे। इनकी रचनाओं में सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और समाजवादी विचारधारा भरी है। और यशपाल और नागार्जुन के समान ही इनकी गणना प्रेमचंद काल के प्रमुख प्रतिनिधि प्रगतिशील लेखकों में होती है। आपने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रिपोर्टाज और कथा चित्र पर बहुत लिखा, और जो लिखा वो उत्कृष्टतम था। उपन्यास घरौंदा, सीधा सादा रास्ता, हुजूर, काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक और बीन, उदय रे, कल्पना, आखिरी आवाज़, धरती मेरा घर, डॉक्टर आदि हैं। उपन्यासों में और कहानियों में वर्ग भेद से पीड़ित मानवता के आर्तनाद को मुखरित किया है, और आप स्वतंत्र और जागरूक चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनके अधिकांश उपन्यास सामाजिक हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। अदम्य जीवन, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, इनका एक रोचक रिपोर्टाज है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि रिपोर्टाज होता क्या है। इस विधा का आरंभ, रिपोर्टाज जो विधा है साहित्य की, इसका आरंभ 1938 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ है। सारी घटनाएं जो होती हैं, आप जब टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, तब जो न्यूज़ में जो हमारे सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, कहीं भी कोई घटना होती है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और वो रिपोर्ट हम प्रायः अपने टीवी पर देखा करते हैं। लेकिन वो मात्र एक रिपोर्ट होती है, जो आंखों देखा हाल होता है उसको हूबहू उसी तरह से प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसमें भाव प्रवणता या अभिव्यक्ति की प्रवणता, इस प्रकार की कोई स्थिति हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब हम रिपोर्टाज की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि जिस रचना में आँखों देखा हाल और कानों सुना हाल दोनों का विवरण है, लेकिन रिपोर्टाज तब कहलाता है जब वह पाठक को उसके साथ बिल्कुल हृदय से जोड़ जाए, पाठक द्रवित हो, उसे हम रिपोर्टाज कहेंगे। इसमें सिर्फ रिपोर्ट की तरह कोरा तथ्यों का संग्रह नहीं है कि तथ्य बता दिए, सत्य बता दिए, और अब आपके ऊपर है कि आप उसका किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लगभग इसका आरंभ माना जाता रहा। और हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान कृत
लक्ष्मीपुरा 1938 में लिखा गया। रांगे राघव ने विशाल भारत में बंगाल के दुर्भिक्ष पर रिपोर्टाज लिखे। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने क्षण बोले क्षण मुस्कुराए, शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर आदि के रिपोर्टाज पाठकों में खासे लोकप्रिय रहे हैं। तो रांगे राघव ने जो रिपोर्टाज अदम्य जीवन लिखा है, जब हम अभी इसको पढ़ेंगे और इसकी जो शब्दावली है और जो शैली है उसको देखेंगे, समझेंगे, तब आप जान पाएंगे कि वास्तव में रिपोर्टाज के जितने भी तत्व हैं वो सब इस अदम्य जीवन में हमें देखने को मिलेंगे। बहुत संक्षेप में कहें तो लेखक अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ एक गांव में जाते हैं और एक बुज़ुर्ग से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जीवन अकालग्रस्त है और मानवता के ऊपर पीड़ा की छाया मंडरा रही है। गांव में कब्र ही कब्र हैं, क्योंकि अकाल गांव के लोगों को लील गया। मुसलमान कब्रों में दफना दिए गए हैं, हिंदू नदी में बहा दिए गए हैं। हालत यह हुई है कि एक ही कब्र में कई कई लाशों को दफनाया गया है। इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है कि मुर्दों को बिना कफन के दफनाया गया है। कफन कहाँ से लाते? महंगाई बढ़ गई। जो इलाका ढाके की मलमल के लिए प्रसिद्ध था उसके सारे धंधे उजड़ गए। अकालजन्य मृत्यु के तांडव ने मनुष्य के जीवन को निरुपाय बना दिया है। किंतु मनुष्य की जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा कभी पराजित नहीं होती। वह बहुत सारी मुसीबतों को सहन कर सकता है, बहुत सारी मुसीबतों से मोर्चा ले सकता है, लेकिन मरना नहीं चाहता। और यहाँ पर लेखक ने धन जन की हानि को बहुत ही हृदयद्रावक तरीके से बताया है। और साथ ही लेखक ने वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के रहन सहन, जीवन क्रम, लोगों के काम करने की पद्धति, इन सब का बहुत ही कारुणिक शब्दावली में चित्रण किया है। लेखक ने यह निष्कर्ष भी दिया है कि जहाँ भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्य के बालकों में क्रांति को चिरजीवी रखने का अपराजित साहस है, वह राष्ट्र कभी भी नहीं मिट सकता। वास्तव में संघर्षी जीवन है और हिंदुस्तान के लोग कितने ही कष्ट क्यों न पाएं, इस संघर्ष और अदम्य साहस को कभी भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ लेखक ने भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व के अकालग्रस्त बंगाल के गांव की पीड़ा को बहुत ही संवेदना के साथ में प्रस्तुत किया है। हम अदम्य जीवन को बहुत ही गहराई से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे, और तब एक ऐसा चित्र हमारे सामने जागृत हो उठेगा जिससे हम बरबस ही अपने हृदय को जोड़ पाएंगे। लेखक लिखते हैं, हम पगडंडियों से बढ़ते जा रहे थे। सूर्य आकाश में चढ़ने लगा था। कहीं कहीं कोई किसान किसी पेड़ की छाया में बैठा दिख पड़ता था। सर्वत्र नीरवता छा रही थी। आकाश में बादल तैर रहे थे, जिन्हें देखकर खेतों से एक सौंधी सी उसास उमंग उठती थी। दूर हरियाली की लहर तेज चलती हवा की तरंगों पर गूंज सी उठती थी। हरी भरी पृथ्वी पर कभी कभी बादलों के छा जाने से कहीं धूप और कहीं छाया बरबस हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। किंतु मेरे साथी को जैसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बायां हाथ उठाकर वह कह रहा था, वही है सिद्दीरगंज, देख रहे हो ना, वह ताड़ का पेड़।
दूर लगभग मील भर की दूरी पर काल नेमी की तरह खड़ा था वह लंबा ताड़ का पेड़। जैसे जैसे हम उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, आकाश के बादल लहरों की तरह उस पर केंद्राकार आकर फैल जाते थे। वर्षों से ताड़ का पेड़ वह इसी तरह खड़ा है और वर्षों से उसके हिलते पत्तों ने बादलों की मरमर सुनी है, किंतु आज उसकी छाया में मनुष्य विक्षुब्ध है, मनुष्य परेशान है। मेरा जो साथी है चुपचाप बढ़ा चला आ रहा था। एकाएक वह ठिठक कर खड़ा हो गया। मैं उसके पीछे था। मैंने उसका कंधा पकड़कर कहा, भट्टाचार्य जी क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव आ गया। गांव? पर यहाँ तो कोई बस्ती शुरू ही नहीं हुई। साथी की आंखों में निराश मुस्कुराहट कांप उठी। नहीं, क्यों कहते हैं आप? वह देखिए, वह। और उसने अपना हाथ सामने की ओर उठा दिया। मिट्टी का एक छोटा सा डूह घास में से अपना अनगढ़ सिर निकाले चुपचाप पड़ा था। मैं समझ नहीं सका कि क्या यही गांव है। मैंने कहा, यह तो मिट्टी का एक डूह मात्र है। इस गांव की यही तारीफ है। आदमी मिलने से पहले यहाँ कब्रें शुरू हो जाती हैं। मैंने देखा, वह सचमुच कब्र थी। कच्ची मिट्टी, सिर पर कोई साया नहीं, चारों तरफ कोई घेरा नहीं। हम लोग बढ़ चले। प्रतीक्षा की सी नीरवता में प्रायः हर 5-10 कदम पर एक न एक कब्र थी। मेरा हृदय कांप उठा। सामने एक टूटा घर था, भग्न, विध्वस्त, मानो तूफान में उसका वैभव नष्ट हो गया था। और उसके सामने केले के पेड़ की शीतल और मनोरम छाया में 14 कब्रें आंखें मूंदे पड़ी थीं। एक लड़का जो वहीं बैठ एक आम की गुठली का सब कुछ खा जाने में लगा था, अपने आप चिल्ला उठा, बाबू, एक एक में 2-2 3-3 हैं, एक एक में 2-2 3-3। और फिर वह गुठली को मुंह मारने लगा। भट्टाचार्य जी पेड़ों की घनी छाया में एक पेड़ से सटकर खड़े विश्राम कर रहे थे। वे कहने लगे, बाहर से तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ की एक एक कब्र से बात करो और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कहो कि जिस ढाके की मलमल एक दिन शहंशाह पहनते थे, आज वहाँ जुलाहे चूहों की तरह मर रहे हैं। बोलो, सुना सकोगे संसार को यह? छोटी छोटी पगडंडियों से होता हुआ यह स्वर कब्रों से टकराकर गूंज उठा और मानो कब्रों से आवाज़ें आने लगीं। 14 कब्रें आँखों के सामने एक बारगी उनमें सोए कंकाल तड़प उठे और नाच उठे, यातना से व्याकुल, भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए प्राणियों के चित्र। आप इतना सब सुनने के बाद अच्छी तरह से भली प्रकार ये जो चित्र खींचा जा रहा है रेखा चित्र के माध्यम से, रिपोर्टाज के माध्यम से, तो रिपोर्टाज में वह शक्ति है जो हमें उस समय की वस्तु स्थिति को हमारे भावों के साथ में जोड़ दे। हम जुड़ते चले जा रहे हैं। राह में एक वृद्ध अपनी चटाई पर बैठा करघा चला रहा था। हम लोग उसी के पास जाकर रुक गए। वृद्ध ने हमारी ओर दृष्टि उठाई। भट्टाचार्य जी ने कहा, दादा आगरे से आए हैं यहाँ का हाल देखने। जियो बेटा जियो, वृद्ध ने गदगद स्वर में कहा, यह आगरा कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान से आए हो? आओ बैठो बेटा आओ। उसने चटाई की ओर इशारा किया। हम लोग बैठ गए। वृद्ध कहने लगा, जो देखने लायक था वह तो खत्म हो गया, मगर तुम आए हो तो देखो,
आगे जाने क्या हो। वह क्षण भर चिंतित सा दिखाई दिया। फिर भी एकाएक स्वर बदलकर उसने कहा, तुम हमारे मेहमान हो। देखिए भारतीय संस्कृति की पहचान यहाँ पर जन मन के अंदर किस प्रकार से प्रस्तुत होती है। एकाएक स्वर बदलकर उसने कहा, तुम हमारे मेहमान हो भैया, आराम से बैठो जरा। हम भूखे हैं, मगर तुमने जो इतना कष्ट किया है किस लिए? हमें अपना समझ कर ही ना। फिर तुम समझते हो हमें इसका ज्ञान नहीं है। मैं चुप बैठा रहा। भट्टाचार्य जी कहने लगे, दादा कष्ट वष्ट की बात छोड़ो, इन्हें इस गांव के कुछ हालचाल बताओ। वृद्ध एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, हालचाल? वह देखो। और उसने एक कब्र की ओर इशारा किया और कहता गया, सिद्धिरगंज के हालचाल सुनना चाहते हो? स्थान का नाम है सिद्धिरगंज। याद रखना होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अनुसार ही हमें चलना होगा। सिद्धिरगंज के हालचाल सुनना चाहते हो? 1 2 3 गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक गिनते चले आओ। कसम है, अगर तुम किसी को हाय हाय करते पाओ। नहीं, आज कुछ नहीं है। था एक दिन जब गांव में रात दिन रोने कराहने के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं देता था, मगर अब तो वह सब कुछ नहीं है। वास्तव में हमें कोई भी रोता नहीं दिखा। सब मानो अपने अपने काम में लगे थे। इसे कहते हैं अदम्य इच्छा जीने की, अदम्य साहस। मैंने देखा डॉक्टर चुपचाप घरों की ओर देख रहा है। बांस के सुंदर सुंदर झोंपड़े सदियों से बंगाल हम लोगों पर बार बार बाहरी हमले होते रहे, मगर आक्रमणकारी कभी भी यहाँ की शस्य श्यामला पवित्र भूमि को नहीं रौंद सके। यहाँ मनुष्य को इतना समय मिल चुका था कि वह बैठकर आराम से इतने सुंदर और स्वच्छ घर बना सकता था, और आज वही घर निर्जनता की अर्गला लगाए मुँह खड़े थे। अर्गला अर्थात सांकल अर्थात कुंडी लगाकर मुँह खड़े थे, अर्थात सारे घर बंद थे। अकाल ने उन पर अपनी जो विभत्स छाया डाली थी, उसका धुंधलका अभी तक मानो कोनों में छिपा बैठा था। मैं देख रहा था जिनके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष थीं, आज भी उनमें जीवित रहने का साहस था। अकाल आया, बीमारी आई, और फिर दूसरे अकाल की गहरी आंधी भी क्षितिज पर सिर उठाने लगी है, किंतु अविचलित हैं यह। किस लिए? इसीलिए न कि यह जनता किसी से भी दब नहीं सकती। एक दिन विजेताओं ने इन्हें कुचला था। आज भी मनुष्य का स्वार्थ और भीषण व्यापार इन्हें निचोड़ रहा है, किंतु यह तो अभी तक अदम्य अविजय है। बूढ़ा फिर कहने लगा, अब के उसका स्वर दृढ़ था। इस गांव में आज घरों पर किसकी दृष्टि ठहरेगी भैया? इधर देखो, वे जो छाया में सो रही हैं चुपचाप, वे मिट्टी की कच्ची कब्रें गिनकर देख लो, अगर 500 से कम दिखाई पड़ें, और एक एक में एक ही आदमी दफनाया गया हो, यह भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। यह है हम मुसलमानों की बात। और अगर तुम सुनना चाहते हो तो हिंदू क्यों नहीं मरे? तो जाकर शीतलक्खा की धारा से पूछो कि क्यों तू सिद्धिरगंज के सैकड़ों किसानों को बहा ले गई, जिनकी हड्डियों तक का आज पता नहीं। और वह सहसा मुस्कुरा उठा। मैंने देखा और समझने की चेष्टा की। मृत्यु ने उसे विक्षुब्ध कर दिया था। भाव, जिसको कहते हैं हम भावहीनता, कि दर्द इतना बढ़ा कि दर्द ही दवा हो गया। उसने कहा, इस गांव में करीब करीब हर घर में मौत हो चुकी है, हजारों व्यक्ति मर चुके हैं, मगर सब तो नहीं मर सकते, और शायद सब नहीं मरेंगे, मगर कौन जाने आगे क्या होगा। इस समय
कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। रहमत, जो अपने ताने को एक दफ़ा ठोक कर उठाया था, आकर वहीं बैठ गया था। चर्चा चल पड़ी। रहमत कहने लगा, हाँ, काफ़ी लोग मर गए हैं। तुम्हारे घर में कितने आदमी थे? 25 थे, जिनमें से 20 मर गए, अब 5 बाकी हैं। और उसने अब्दुल के हाथ से हुक्का लेकर धुआं उगलना शुरू कर दिया। बोला, यह मिल जाती है भैया, बस। उसने तंबाकू की ओर इशारा किया और मुस्कुरा उठा। पहले वृद्ध की वह क्षुब्ध आकृति अब कुछ दीन सी हो गई थी, मानो पहले जो व्यक्तिगत दुख सजीव होकर चारों ओर हाहाकार कर उठा था, अब सामूहिक रूप में केवल साधारण सा होकर चक्कर काटने लगा है। कुछ देर बाद रहमत ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर गंभीर भाव से कहा, आने दो, जो कुछ आएगा उसे झेलेंगे। पगडंडी पर मरियल भुखमरे कुत्ते भूख उठे, मानो रहमत की बात को समझकर उन्होंने उसका समर्थन किया हो। रहमत ने फिर कहा, उन दिनों 30-40 आदमी रोज मरते थे। अकाल तो खत्म हो गया, मगर बीमारियों ने जो पकड़ा तो उनसे अभी तक गला नहीं छूटा। डॉक्टर ने पूछा, क्या क्या बीमारियां हैं यहाँ? रहमत बिना सोचे ही रटी हुई सी बात बतला गया। मलेरिया, बसंत अर्थात चेचक और चर्म रोग। मैंने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा। लोगों के गालों की हड्डियां उभर आई थीं। आंखों में सूजी सी ललाई छा रही थी। किसी किसी के गले में सूजन थी। उन्हें लक्ष्य कर डॉक्टर ने मुझसे कहा, करीब करीब सभी या तो मलेरिया के शिकार हो चुके हैं या अब भी मलेरिया से ग्रस्त हैं। एक चंचल लड़का कहने लगा, आपको अकाल की बात कुछ नहीं मालूम? यहाँ चावल किसी भी दाम पर नहीं मिलता था। 300-350 आदमी तो इस गांव को छोड़ गए, भूखमरे नहीं तो। और उसकी झंकारती हंसी एक बारगी ठिठुरती सी फैल गई। उसकी बगल में एक लड़की खड़ी थी, कोई 9-10 बरस की। यह बीच में ही बोल उठी, भूल गया ना कि अभी भी कई भूखमरे हैं जो यहाँ लंगर खाने में खा रहे हैं। सहसा रहमत ने कहा, अब्दुल रहमान, आओ इधर बैठो। अब्दुल रहमान आया ही था कि एक आदमी कह उठा, इसके घर में 16 आदमी थे, जिसमें से यह अकेला बचा है। अब्दुल रहमान ने निराश नयनों से हमारी ओर देखकर कहा, क्या बताऊं बाबू, अफसोस सिर्फ यह है कि अब घर भी नहीं रहा। रहमत के यहाँ पड़ा रहकर इन्हें दुख देता हूँ। रहमत हंस पड़ा। वह बोला, क्या बात करते हो अब्दुल रहमान, तुम तो एक आए हो, मगर और जो 19 की जगह बाकी है। और सब हंस पड़े। इतने में सामने से घूंघट काढ़े एक स्त्री निकली। हठात पूछ बैठा, रहमत, क्या तुम्हारे गांव में स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू होना पड़ा था? रिपोर्टर है ना, इसलिए सभी प्रकार की बातें पूछ रहे हैं कि रहमत, क्या तुम्हारे गांव में स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचने पर उतारू होना पड़ा था? रहमत के मुंह पर एक काली छाया फैल गई। उसने पल भर कुछ नहीं कहा, फिर गंभीर स्वर में कुछ सोचकर बोला, बाबू, बात तो बुरी है, मगर है सच। कुछ थीं ऐसी, मगर बुरा कहकर भी कितनी बुरी थीं वे, मैं नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि जैसे इतने मरे वे भी मर जाती तो हर्ज ही क्या था, पर मैं सोचता हूँ मर जाना क्या सहज है? कोई क्या अपने आप मर जाना चाहता है? खैर, जाने दीजिए, इस बात को जाने दीजिए। अब्दुल रहमान हर बार कह उठता था, क्या करेंगे हम, क्या बताइए ना। उसके स्वर में अथाह निराशा और विवशता गूंज उठती थी। चावल का भाव अब भी 18 या 19 रुपये मन है, कहाँ से खरीदें हम? गांव में अधिकांश अब भी एक वक्त ही खाते हैं, और चावल खरीदने वाले भी सभी तो चावल नहीं खाते, कई तो शकरगंद के सहारे ही जी रहे हैं। इतनी आमदनी नहीं, फिर बताओ। रहमत कहने लगा,
कोई कैसे खरीदे। अकाल खत्म हुआ ही कब था जो शुरू होगा। हमने कच्ची कब्रों में कई लाशों को बिना कफन में गाड़ दिया। आपको शायद मालूम न हो, हम मुसलमानों के यहाँ लाश को कफन में बांधकर गाड़ने का कायदा है, मगर कायदा क्या करे। जब जिंदों के लिए भी कपड़ा नहीं है तो मरों की क्या कीमत है बाबू। उसका यह प्रश्न उसका अपना नहीं था। उसने अनजाने नहीं जानबूझकर ही उंगली उठाई थी उधर जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफों के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था। जहाँ वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसे के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग्य और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे थे। हम लोग काफ़ी देर तक बैठ चुके थे। एक लड़का कह उठा, चलिए बाबू गांव देखिए। और हम लोग उठे। वहाँ एकत्र हुए लोगों में से कुछ ने हमें प्रणाम किया, कुछ ने आशीर्वाद दिया और हम लोग चल दिए। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। शेष भाग हम अदम्य जीवन के भाग 2 में पढ़ेंगे। अभी तक की जो चर्चा हुई उसमें बिल्कुल एक चित्र हमारे सामने उभर कर आया कि किस तरह मुनाफाखोर जो होते हैं वो समाज के लिए कितना बड़ा कलंक साबित होते हैं। जहाँ जो किसान अन्न पैदा करता है उसको किस तरह से पूंजीवादी जो वर्ग है वह उसे गोदाम में इकट्ठा करता है और उसको महंगा करके जब उसका अभाव होने लगता है तब उसको महंगे दामों में बेचता है। यहाँ पर लेखक ने इस प्रकार के वर्ग को चित्रित किया है। इसके साथ ही किस तरह से अकाल में लोगों की मृत्यु हुई है और उसके बावजूद भी लोगों की जो जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा है, जो अदम्य साहस है, वह निरंतर हर एक पात्र के द्वारा सामने आता है। आज हम इस चीज़ को, इस विषय को, इन भावों को, इन चित्रों को अपने से बहुत अधिक निकट महसूस कर पाएंगे क्योंकि हम भी कोविड-19 के इस दंश को देख चुके हैं, झेल चुके हैं। हम आँखों देखी रिपोर्ट पिछले लगभग 1 वर्ष से देखते चले आ रहे हैं। हमें यह जो अदम्य जीवन रांगे राघव का हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टाज, वह हमारी आँखों के सामने उस चित्र को भी प्रस्तुत कर रहा है। हम उसको बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरह से लोग एक के बाद एक मौत के मुंह चले जाते रहे और कोई चिकित्सक या कोई सगा संबंधी कुछ भी न कर पाया। किस तरह से एकांत के अंदर एकांत मृत्यु, आज कोई अगर रिपोर्टाज लिखेगा तो निश्चित ही एकांत मृत्यु का ऐसा चित्र सामने आएगा जो हमें रांगे राघव के अदम्य जीवन को पुनः स्मृति में डाल जाएगा। आज इतना ही। द्वितीय भाग में कल इसकी फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।